नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, 5 बज चुके हैं मॉर्निंग के। 15-20 मिनट पहले ही उठा था मैं, फ्रेश हुआ, उसके बाद लेके बैठ गया क्योंकि एक्चुअली मैं कल रात बना नहीं पाया था, जल्दी नींद आ गई थी। तो सोचा अब काम तो करना ही है, तो चलो मॉर्निंग में बना लेते। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 14, क्योंकि 15 ही दिए थे इसमें, लेकिन 14 वाला प्रैक्टिस सेट पेपर किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 से संबंधित है। किससे? इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 से। अब आप कहोगे 11, 12 और 13 कहाँ चले गए? तो ये करा दूंगा। इसमें करंट अफेयर्स आपको ज़्यादातर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की मिल रही है ना। तो वैसे भी 6 महीने की करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, उसके पीछे की जो चीज़ें रहती हैं वो हमें देखनी होती हैं। बाकी ये 14 वाला सेट और 15 वाला सेट एक साथ कराऊंगा, तो ये इम्पोर्टेंट है ये आपका, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करना क्वेश्चन फिर, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, ठीक है ना। एक चीज़ है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले साल की समीक्षा करते हैं हम। भाई समीक्षा का मतलब क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण कर रहे हो तुम, कोई चीज़ पहले हो चुकी है पूरी कंप्लीट, उसके बाद तुम उसका सर्वेक्षण कर रहे हो कि वो अपने मकसद में, अपने लक्ष्यों में, अपने उद्देश्यों में कामयाब रही थी कि नहीं रही थी, ठीक है। और जो बजट होता है वो अगले साल का आता है कि हम करते हैं कि हम ये तैयार करेंगे। जैसे हम बाहर रहते हैं, अगर रूम वगैरह लेकर रहते हो, घर वाले रुपए भेजते हैं हमको। हालांकि मैं इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या अंतर है। आर्थिक सर्वेक्षण आप पिछली पहले जो बजट तुमने तैयार किया था, जैसे अब तुमने 2024-25 का बजट देखा, तो बजट पेश कर दिया आपने, तो आपने टारगेट सेट किए कि इस एक साल में तुम्हें वित्त वर्ष में करना क्या क्या है, उस वित्त वर्ष में करना क्या क्या है, उसके लिए तुमने रुपये अलग अलग सेट करके रखे हुए। फिर आप सर्वेक्षण करोगे उसी बजट का कि तुमने जो बजट सेट किया था, क्या आपने वो सही काम कर पाए, कहाँ तक तुमने अचीवमेंट पाया, उस टाइप से, ठीक है ना। तो चलो शुरू करें। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया था? तो स्टार्ट हम यहीं से कर लेते हैं कि 22 जुलाई 2024 को ये जो है संसद में पेश किया गया था, ठीक है ना। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया? मतलब इकोनॉमिक सर्वे को कितने अध्याय में बांटा इन्होंने, बताओ। तो 13 अध्यायों में बांटा है। कितने? 13 अध्याय में पूरा इकोनॉमिक सर्वे को बांट दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार, मैं बार बार नहीं बोलूँगा इसलिए सीधा सीधा पहुँचा करूँगा इधर, कि वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना % रहने का अनुमान है। तो इसके अनुसार 2024 में आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये है 6.5 से 7%। कितना? 6.5 से 7% रहने का अनुमान है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट कितना % रहने का अनुमान है? कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है? तो बताओ जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगी? तो ये है 8.5% नहीं है, 8.2% है ना। 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है, ठीक है। कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितनी % वृद्धि अधिक थी? कितने % वृद्धि हुई थी 2020 की तुलना में 2024 में? तो ये है 20%। अब कोविड के समय में तो वैसे भी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव के रूप में चली गई थी, तो उससे तुलना करोगे तो फिर तुम्हें बढ़ती हुई दिखाई देगी बहुत। तो 20%। वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावनाएं हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार है ये कि वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावनाएं हैं। ये निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा, बताइए। छठे का आंसर, तो ये आपका निर्भर करेगा राजनीतिक स्थिति पर, वित्तीय बाजार पर, जलवायु संकट पर, है ना। तो ये इनमें से सभी ऑप्शन आपका जाएगा, ठीक है। अब आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई, है, खुदरा महंगाई में औसतन कितने % की कमी दर्ज की गई है? वैसे तो महंगाई आपको दिख रही होगी, तो महंगाई का मतलब ही है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगा हो रहा है। ये कह रहा है खुदरा महंगाई में कितने % की कमी आई थी वित्त वर्ष 2023-24 में? तो ये है कितना % बताइए? तो ये है 5.4%। ये कह रहा है कि इतने % की क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। अब दोबारा से इकोनॉमिक सर्वे के, जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ही रहे हैं तो बार बार तुमको यही लिखा हुआ मिलेगा। तो आरबीआई के अनुमान के अनुसार
आरबीआई ने अपना अनुमान किया उसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में खुदरा महंगाई क्रम से कितने % रहने का अनुमान है। अभी खुदरा महंगाई ऊपर ही देखी हमने, तो वो कमी दिखा रहा था। अब ये खुदरा महंगाई का एक प्रेडिक्शन किया है कि कितने % रह सकती है आरबीआई के अनुसार। तो आरबीआई ने कितना प्रेडिक्शन बताया इसका, 4.5% बताया 2025 के लिए और 4.1% बताया 2026 के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। अब आईएमएफ आ गया भैया। आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने % रहने का अनुमान है। सब अपना अपना अनुमान बताते हैं, सबका अनुमान लेते फिर आप। तो ये है 4.6%। आरबीआई का अनुमान 2025-26 के लिए इतना है। आईएमएफ का खुदरा मुद्रास्फीति दर के बारे में अगर बात करोगे तो 2023-24 का अनुमान इसका 4.6% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सत्य है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार। तो आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। ये 2-2 साल का एक्स्ट्रा दे देते हैं अनुमान अपना। तो अनुमान इन्होंने जो आईएमएफ ने दिया है वो 4.2% का दिया है 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर का। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया, वित्त वर्ष 2024 और 25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। कह रहा है कि मुद्रास्फीति दर जो है, इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा 2024 में और 2025 में। ठीक है, ये अनुमान लगाया है। तो बातें दोनों सही हैं, इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में कहा गया है। तो बातें आपकी दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने % दर्ज की गई है। तो ये है 6.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट दर्ज की गई है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। वित्त वर्ष 2022-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई थी। जैसे ऊपर आपको दिखाया है कि ये बेरोजगारी दर ही तो है, कितने % है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 6.7%। अब ये 23-24 का है, यह है वर्ष 2022-23 में, तो युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आने की बात सर्वेक्षण में की गई। दोनों बात सही बोली है इसने। ठीक है, देखो आंकड़ों का खेल तो है ये, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो या बजट पढ़ लो, आपको आंकड़े तो मिलेंगे ही, और आंकड़े में ही फंसाता है, पीसीएस वगैरह में तो पूछ लेता है। और ये इकोनॉमिक सर्वे आपको काम आने वाला है आरओ में भी, है ना, और भी अदर एग्जाम दोगे उसमें भी, और यूपी पीसीएस के लिए तो हम स्पेशली कर ही रहे हैं अपना, है ना। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल लगभग कितना करोड़ है। अब ये करोड़ में पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा। जहाँ इंडिया की आबादी 140 करोड़ आबादी है लगभग, तो वहाँ कितने करोड़ है कुल श्रम बल टोटल जनसंख्या का, तो 56.6 करोड़ लगभग। जब तुम सेट करोगे तो ये 40% आबादी आपकी श्रम बल की लगेगी, लगभग निकलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना % विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब मेंस का आंसर हम लिखते हैं तो उसमें भी जैसे कृषि सेक्टर से आ गया क्वेश्चन, तो कृषि सेक्टर में जो योगदान है, जो श्रम बल है, उसके बारे में हम लिख देते हैं, आंकड़े डाल देते हैं बीच बीच में कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, है ना, जब आंकड़े दे रहे होते हैं। तो यहाँ के आंकड़े मेंस में भी बड़े इस्तेमाल होते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कृषि क्षेत्र में योगदान 45% से अधिक, मतलब 45% प्लस जो श्रम बल है वो कृषि क्षेत्र में आपका लगा हुआ है। निर्माण क्षेत्र में आपका 13% लगा हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में आपका 11.4% लगा हुआ है। सेवा क्षेत्र में आपका 28.9% लगा हुआ है। पहले नंबर पे आपको सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में मिलेंगे जो श्रम बल में लोग लगे हुए हैं, और उसके बाद है सेवा क्षेत्र में जो लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनमें से सभी आपको ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आगे फिर किस तरीके से पूछा गया है वो भी देखना मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा, है ना। अब जैसे आप पढ़ते हो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, है ना। तो टर्सरी में आपको सेवाएं आती हैं, प्राइमरी में आपकी कृषि वगैरह चीज़ें आती हैं, है ना, और सेकेंडरी में आपके जो उद्योग वगैरह आ जाते हैं। तो वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष में कितना रहा, तो ये भी एक आंकड़ों के रूप में दे रखा है कि $240 अरब का हमको घाटा रहा 2023-24 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताओ, रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो जो स्टेटमेंट दे रखी है वो आपके स्टेटमेंट में जो है एक आंकड़े से दे रखे हैं कि इंडिया का जो है रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में क्या है। देखो, भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। तो आंकड़े हैं, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत इतने रुपए तो निवेश करेगा, ये बात सत्य है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हाँ, ये भी रखा हुआ है। वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट सौर ऊर्जा और 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन किया जाएगा। मतलब 500 गीगावाट का टारगेट है गैर जीवाश्म से बिजली उत्पन्न करना, उसमें से 238 गीगावाट की सौर ऊर्जा से और नई पवन ऊर्जा से 101 गीगावाट। तो ये कथन भी आपका सही है। अब आंकड़ों से खेल हो रहा है पूरा, आंकड़े अगर इधर से उधर हो गए और क्वेश्चन इस टाइप के फंस गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आंकड़ों में ही। तो वैसे इनमें से ऑप्शन सभी सही, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार, अब सारे आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के ही अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य ये बताना है। अब ये पर्यटन से संबंधित आ गया क्वेश्चन कि वर्ष 2023 में देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। सबसे अधिक विदेशी पर्यटक भी आपने देखे होंगे कि तमिलनाडु में आते हैं, फिर यूपी में आते हैं, उस तरीके से, है ना। डोमेस्टिक जो पर्यटन है उसमें यूपी नंबर 1 पहुंच जाता है। तो वर्ष 2023 में देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। भारत ने पिछले साल पर्यटन से इतने लाख करोड़, मतलब 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी, है ना। तो ये भी बात सत्य है। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में जितना पर्यटन विश्व में हो रहा है ना, और अलग अलग देश अलग अलग रुपए पर्यटन से कमा रहे हैं, तो उस विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा वर्ष 2022 में इतने % हो गया, कितना 1.58%। तो मतलब हमारे यहाँ जितना हम विश्व में योगदान कर पा रहे हैं और हमारी जो विदेशी मुद्रा आय का जो हिस्सा है 2022 में 1.58% हो गया। तो टूरिज्म को बढ़ा करके हम अपने देश की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ा करके विदेशी लोगों को आकर्षित करिए। तो इनमें से सभी ऑप्शन ठीक हैं आपके, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग, अब ई जहाँ लग जाए तो समझ जाओ कि ऑनलाइन आ गया मामला, अब है इंटरनेट की बात आ गई उसमें, ई वाले में। तो ई कॉमर्स उद्योग वही है कि तुमने अमेजॉन फ्लिपकार्ट से अपनी बुक्स मंगा ली ऑनलाइन, तो ये क्या है, ई कॉमर्स ही है। तो ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक टारगेट दे दिया कि ई कॉमर्स उद्योग का वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है। बताओ, कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है। तो ये है 350 अरब डॉलर। कितना, 350 अरब डॉलर ई कॉमर्स उद्योग हो जाएगा 2030 तक, मतलब उसको पार भी कर देगा। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने एक प्रेडिक्शन करी है अपनी। चलिए फिर देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे की अगली प्रेडिक्शन क्या है कि निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय। अब देखो, ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो इनके बारे में आपको इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी तो पता होना चाहिए, है ना। एक राजस्व व्यय होता है, पूंजीगत व्यय होता है ना। तो पूंजीगत व्यय ऐसी जगह में होता है जिससे कुछ निकल के आए, है ना, जो आपकी संपत्ति को और जनरेट करे, आगे बढ़ाए। जो गवर्नमेंट लगाती है, रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है ना, बिल्डिंग्स बना रही है बड़ी बड़ी, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आते हैं पूंजीगत व्यय में। और उसमें भी तुम देखते होगे ट्रिपल पी पे बना रहे हैं कि ना, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट कंपनियों का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं हम। तो निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने % की वृद्धि हुई, है ना। तो पार्टिसिपेशन तो हम निजी लोगों को चाहते हैं, तो कितने % की वृद्धि हुई, तो 19.8% की वृद्धि हो गई। फिर हम कहते हैं कि अडानी को सब कुछ बेच रहे हैं, मोदी जी अडानी को सब कुछ बेच रहे हैं। तो निजी कॉरपोरेट को जब गवर्नमेंट पे पैसा नहीं होगा योजनाओं को चलाने का, तो वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को उस पर आकर्षित करती है कि वो इन्वेस्टमेंट करें अपना, ठीक है। तो 19.8% की वृद्धि हुई थी 2023-24 में, ठीक है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय, अब ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना % था। पीछे हमने पूंजीगत व्यय की बात करी थी, अब वो पूंजीगत व्यय में हमने निजी कॉरपोरेट की बात करी थी कि उसकी कितनी वृद्धि हुई थी पूंजीगत व्यय में।
और कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना परसेंट था, तो ये था आपका 21%, है ना, कितना था 21%। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना है। अब हमने आपको बताया था, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब दोनों को जोड़ जाए टोटल एक्सपेंडिचर है। तो जब 21% वो हो गया तो ये कितना बचा फिर 79% राजस्व व्यय, दोनों को मिलकर के टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता निकल करके। ठीक है, चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसी अर्थव्यवस्था बताइए भाई। भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था है, ये बताया है। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि भारत कैसा है। डेवलपमेंट का हिसाब से देखें तो उच्च विकास हो रहा है हमारे यहाँ, और लेकिन निम्न मुद्रास्फीति है। तो क्या दोनों सिचुएशन सही है। ये नहीं कहोगे कि जॉबलेस ग्रोथ है। एक तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग, और जो करंट में गवर्नमेंट रहती है वही निकालती है, तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें कही जाती हैं उसमें। वैसे एक तरफ देखा जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है देश की, लेकिन जॉबलेस हो रही है क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। तो भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली व्यवस्था है, ये बात इसमें सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व सेवा निर्यात में, अब मैंने बताया था ना कि तो वस्तुओं का होता है निर्यात, सेवाओं को निर्यात होता है, और टर्सरी सेक्टर आपका सेवा में आता है, और सेवा के मामले में इंडिया ठीक ठाक रैंक रखता है अपनी। तो विश्व, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है हमारे पास, तो लोग सर्विस तो देंगे ही जा करके, बीपीओ वगैरह जो देख देंगे, है ना। फिर नर्सिंग वगैरह में बहुत लोग डिमांडिंग है, यूरोप वगैरह में तो हमारी। तो विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना % है। सेवा निर्यात में जितना वर्ल्ड में है उस वर्ल्ड के परसेंटेज के हिसाब से इंडिया का सेवा निर्यात देखें तो 4.3% की हिस्सेदारी इंडिया रखता है सेवा निर्यात में। ठीक है, बढ़ाओ इसको और ज़्यादा बढ़ाओ, लेबर तो है ही आपके पास। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात, फिर से सेवा निर्यात आ गया, तो भारत का स्थान कितना है इसमें। देखो, इंडिया की छवि जो है ना पूरे वर्ल्ड में, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हो सकती है, लेकिन एक और चीज़ की है, वो है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में इंडिया बहुत आगे है। तुम जब किसी से भी फॉरेन वाले से बात करोगे तो वो तुमको तो सीधा वो क्या बोलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या, सॉफ्टवेयर, तुम उनको ये कह देना मैं इंजीनियर हूँ, तो वो सीधा गैस करेगा अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में इंडिया काफ़ी आगे। तो ये विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा पता है, दूसरा स्थान है। नॉट बैड, वेरी गुड। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चाइना +1 स्ट्रेटेजी, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टर्मोलॉजी के बारे में, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, ये शब्दावली के बारे में कि चाइना +1 स्ट्रेटेजी है क्या, इससे भारत को कैसे लाभ हो सकता है। तो चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर, हाँ जी, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर, ये बात सत्य है। चीन से आयात को बढ़ाकर, आयात से ये रिलेटेड है नहीं, और इसका आंसर आपका एक चला जाएगा, केवल एक। ठीक है ना। और चाइना 1+ नीति कोई ऐसे ही नहीं आई थी, है ना। चाइना 1+ जो स्ट्रेटेजी है कि जब कोविड-19 का मार झेली पूरे वर्ल्ड ने, फिर देखा कि किसी एक देश पर डिपेंड नहीं होना है ना। जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई बनाना है, क्योंकि तुम जब चाइना पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाओगे, सारा सामान वहीं से आ गया, और ऐसी जगह पे अगर वो रास्ता भी कट हो जाए तो आपके पास कौन सा रास्ता है फिर, है ना। तो उसमें इंडिया फ़ायदा कमा सकता है। कैसे कि जो कंपनियां चाइना में लगी हुई हैं उनकी एक वैश्विक प्रवृत्ति को ये संदर्भित करता है। चाइना +1, चाइना में तुम जाओ लेकिन +1 अपनी शाखाएँ, अपनी और ब्रांचेज हैं आप इंडिया जैसी कंट्री में खोलिए, वियतनाम में खोलिए, कम्बोडिया में खोलिए, जहाँ भी खोलना है ना, जिससे कंपनियाँ चीन के अतिरिक्त अन्य देशों में अपने परिचालन इकाइयों को स्थापित करेंगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य तो यही है कि विशेष रूप से जो भू राजनीतिक तनाव है ना, तो सप्लाई चेन है आपकी, उसके व्यवधान को देखते हुए किसी एक देश पर ज़्यादा तुम निर्भर ना हो, और इसके कारण जो होने वाले जोखिम है उसको कम किया जा सके। तो चाइना 1+1 की स्ट्रेटेजी यही है। आयात से इसका रिलेशन नहीं है, इसका इन्वेस्टमेंट से है, विदेशी निवेश से। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु, किसमें, ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम कौन कौन से हैं बताओ। तो पहला है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल जो आप पढ़ते हो, हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो लाइफ स्टाइल पढ़ते हो, पैट पढ़ते हो, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, ऊर्जा संरक्षण, भवन संहिता, शून्य लेवलिंग कार्यक्रम, ये सब चारों आप जो देखोगे पर्यावरण से रिलेटेड हैं। तो ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु हैं ये, तो इनमें से सभी। और इकोनॉमिक सर्वे में इनकी चर्चा की गई है। इनकी जब चर्चा की गई है तो आपको ये सब पढ़ना भी चाहिए,
कि इन सब चीज़ के बारे में चर्चा गवर्नमेंट अगर कर रही है तो गवर्नमेंट की चीज़ें ही आप पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट में सिलेक्शन चाहिए आपको, और ये दोनों ही गवर्नमेंट की जो है बजट और ये इकोनॉमिक सर्वे दोनों तो गवर्नमेंट जारी करती है। तो पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है? तो कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है? तो ये 30 गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। आपको मालूम ही है जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का जब उद्घाटन किया जाएगा तो मोदी जी ने वहीं से अनाउंस मार दिया था पीएम सूर्य घर योजना का। तो कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है? 30 गीगावाट। ओके। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना है ना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढना है हमें। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी। तो ये बात सही है। अब ये अच्छी योजना है पीएम सूर्य घर योजना। जितनी भी योजनाएं बजट में चर्चा की गई हैं या जितनी योजनाओं का चर्चा आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिला है वो आपको ढंग से तैयार कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। जब आप कहते हो कि ये 2015 की पूछ ली, नहीं, तुम कहोगे फिर यार ये तो बहुत ज़्यादा पुराना पूछ लेता है करंट, ऐसे बोलते हैं ना, करंट बहुत पुराना पूछ लिया। अरे वो जो करंट 2015 का था उसकी चर्चा अब तुम करंट में भी कर रहे हो तो वो करंट का हिस्सा हो गया, फिर वो पीछे बैकग्राउंड में वो तुमसे जानकारी ले लेगा, ठीक है ना। कोई भी चर्चा में आता है नया बंदा तो फिर उसके बाप दादाओं की जानकारी भी तो लेता है ना आदमी। चलिए, पीएम सूर्य घर योजना का पहला ऑप्शन सही है। इस योजना से लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होंगे। हाँ जी, रोजगार भी सृजित होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी। 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य, लगभग उसके बराबर उत्सर्जन में कमी होगी। तो ये भी सही है। इनमें से सभी ऑप्शन आपके ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में, मछली पालन क्षेत्र में 2014-15 से 2022-23 के बीच, ठीक है ना, लगभग 10 साल का पीरियड हो गया बीच, स्थिर मूल्य पर कितने % की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा? मतलब मत्स्य पालन क्षेत्र आपका बड़ा है, और बड़ा है तो कितने % की वृद्धि से बढ़ा है? तो ये 8.9% की चक्रवृद्धि वृद्धि से बढ़ा है। और मत्स्य पालन में जब आप करंट पढ़ रहे हो तो आपको स्टैटिक पोर्शन का भी दिमाग में रील चलनी चाहिए, है ना, कि इनलैंड वाटर मत्स्य पालन होता है एक, है ना, फिर समुद्र वगैरह में तो है ही है वो सब, इसमें कौन टॉप पे है, ये सब आंकड़े थोड़े रहने चाहिए। 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की ज़रूरत है? मतलब इकोनॉमिक सर्वे खुद बात ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन, जिसे कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, है ना, जो कार्यशील जनसंख्या है वो अलग है, लेकिन कार्य करने वाली जो जनसंख्या है जो तैयार बैठी हुई है उसको अगर हमें लगाना है अपनी इकोनॉमी में बूस्ट के लिए तो हर साल कितने लाख लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है बताइए। तो ये है आपका 70, बताइए कितना, 78.5 लाख, 78.5 लाख इतने रोज़गार हर साल देने की ज़रूरत है। अब ज़्यादा रोज़गार कौन से सेक्टर में दिया जाता है बताओ? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया जाता है, सर्विस सेक्टर में सबसे कम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ एक लोग ही बहुत कुछ काम कर रहा होता है। और अब तो वैसे भी AI का ज़माना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, है ना, मशीन लर्निंग, तो मशीनें काम कर रही हैं, इंसान वैसे ही कम हो जा रहा है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक AI आ गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPI IT की मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे? अब आप देख रहे हो एक ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि इतने स्टार्टअप तो आपके AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी से होने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने ये चर्चा करी है। तो कितने होने वाले हैं बताओ, कितने होने वाले हैं? तो 13,000। संख्या कम नहीं है, क्योंकि ज़माना इसी का आ रहा है अब। AI का ज़माना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना, रोबोटिक्स का ज़माना, नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना। हमारी पीढ़ी तो बढ़िया गई है उम्र निकल गई है, ठीक है, अब कोर्स जो कर लिए थे अपने कर लिए। हमारे टाइम पे क्या कोर्स करा? B.Ed कर ली, BA कर ली, और बड़े जो पढ़ने वाले हैं B.Tech कर ली। अब अगर B.Tech इंजीनियरिंग भी हो रही है ज़्यादातर, तो ऐसे फील्डों में ज़्यादा जा रहे हैं अब लोग, है ना, क्योंकि यही है बदलता ज़माने का पढ़ाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि वित्त वर्ष 2014 से 24, 10 साल का टाइम पीरियड है, के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ गई? तो औसत गति, अब भाई साहब अब बताइए, तुम्हारे नितिन गडकरी का नाम ऐसे ही थोड़ी है, तो उन्होंने 3 गुना औसत गति बढ़ा दी है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की, ठीक है ना।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 तथा 2024 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। रेलवे में भी अगर आप देखोगे तो उसके पूंजीगत व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, तो बताइए कितने % की वृद्धि हुई। तो ये हुई है 77% की। कितनी? 77% की। अब RRTS बन गया आपका, मेरठ जाओ, मेरठ वाले बंदे मस्त बैठ करके नमो भारत में वंदे भारत ट्रेन है खूब चलाई गई है। तो रेलवे पर जो पूंजीगत व्यय है इतने % आपका बढ़ गया पिछले 4 सालों में। तो वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में की गई है। तो वर्ष 2023 में कितने हवाई अड्डे पे, तो वो कितना हवाई अड्डा है, वो है 21 हवाई अड्डों पर। कितने? 21 हवाई अड्डों पर बनाने की बात हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारतवर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित, ठीक है, कितने % संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो कितने % संचयी क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है, तो वो है 50% तक। ठीक है, चलो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक, अब मार्च 2024 तो निकल गया, हम तो सितंबर में भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी। तो कितने गीगावाट अक्षय स्थापित की जाएगी। अब भैया 22 जुलाई को बजट आया था, है ना। चलो तो बताइए कितने, आंसर क्या होगा 37 का। तो ये आपका जाएगा 190.57, कितने गीगावाट, 190.57 गीगावाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना, कौन सी योजना, उजाला योजना। अब ये जितनी भी मैंने कहा था ना कि बजट में आए चाहे इकोनॉमिक सर्वे में आए, तो जितनी योजना है उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। चलिए, उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितना किलोवाट हुई। तो कितने किलोवाट वार्षिक ऊर्जा की बचत हुई थी उजाला योजना के कारण, तो यह है 48.42 बिलियन किलोवाट। कितना? 48.42 बिलियन किलोवाट। अब आपको काम ये करना है, मुझे ये बताना है कि उजाला योजना कब लॉन्च करी गवर्नमेंट ने, है ना। उजाला योजना कब लॉन्च करी, डेट आती है ना, ROE में भी आप देखोगे तो पुरानी स्कीम्स जो हैं उनकी डेट पूछता है, लॉन्च डेट। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई। तो बताइए 39 का, कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई थी। इस आंसर को मेरे को पता नहीं, इनकरेक्ट लग रहा था। आंसर 29 दे रखा है, मुझे 27 भी लग रहा था, पर देख लेना इसका आंसर, है ना 39 का। तो जितने भी आप लोग देखते हो तो सही आंसर का कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0, अब ये ऊपर थी प्रसाद योजना, इसकी भी डेट आपको बतानी है। प्रसाद योजना किससे रिलेटेड है और कब आई थी, ये कब लॉन्च की गई थी। स्वदेश दर्शन 2.0, अब इन सब योजनाओं की आप अलग से चाहे लिख लो चाहे कैसे भी कर लो, इनकी लॉन्च डेट आपको याद होनी चाहिए, है ना, और किससे रिलेटेड है, मतलब इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। 2 काम आपको करने हैं, फिर आपसे योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन मिलते हैं जो टिपिकल लगते हैं, उनका पता नहीं रहता कब लॉन्च हुई है, तो ये क्लियर हो जाएगा मामला कि यहाँ से ही उठेगा, कहीं और से उठेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इन सब चीज़ों की चर्चा कर रही है तो क्वेश्चन के लिए वही है ठीक ठाक तार्किक रूप से बनने के लिए, ठीक है। चलिए, तो एक स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपए का परव्यय किया जाएगा। तो कितने करोड़ रुपए का परव्यय किया जाएगा बताइए। तो ये है 3800 करोड़ रुपए। कितना? इतने रुपए का परव्यय किया जाएगा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016 से 24 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया। देख रहे हो, मतलब एक तो होता है सिंचाई क्षेत्र, एक होता है गैर सिंचाई में, मतलब वर्षा पे आधारित क्षेत्र होता है, और वहाँ तक भी तुम ऐसी खेती करने के लिए उपलब्ध पानी करा दो कि अब तुम किसी भी सीजन में कोई सी भी फसल उगा सकते हो। तो उसी के तहत कितना क्षेत्र हमने अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन कर दिया इतने समय में। तो आंसर आपका ये चाहिए था, तो 25.80, आंसर कौन सा, 25.80 लाख हेक्टेयर, ठीक है ना। तो इतने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया है हमने। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, देख लेते हैं जी, कौन सा कथन सत्य है। भारत के पास
55 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह सहित मतलब परिसंपत्तियां हैं। तो बात तो सही है, भारत के पास जो अभी फ़िलहाल जो है वो 55 एक्टिव स्पेस परिसंपत्तियां हैं। 2.11 है, ये क्या है? तो 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। अब इंडिया में कितनी ग्राम पंचायतें हैं बताइए? 6 लाख से तो ऊपर ही हैं। तो 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। तो ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्यापक भारत AI मिशन। कौन सा? व्यापक भारत AI मिशन। तो इसके लिए कितना करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है बताइए? कितना करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है बताओ? तो ये है आपका बी, 10,300 करोड़ रुपए। कितना? 10,300 करोड़ रुपए। वैसे तो 10,371 था, मैंने डाल के देखा था, तो पर आंकड़ा आपका यही जाएगा, 10,300 करोड़ रुपए। व्यापक भारत AI मिशन। अब व्यापक भारत AI मिशन की चर्चा हो गई तो इसके बारे में आप पढ़ लेना सही से कि अब व्यापक भारत AI मिशन आखिर है क्या। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % है बताओ? अब ये राजकोषीय घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ना, इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है। तो सकल घरेलू उत्पाद का कितना % रहा आपका फिस्कल डेफिसिट बताइए? तो ये रहा आपका 5.6%। मार्केट बोरिंग नहीं रहती इसमें, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट रहता है, और टोटल रिसिप्ट में मार्केट बोरिंग जो रहती है उसे बाजार की उधारियाँ रहती हैं उसे हटा दो तो आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। क्योंकि अब देखो ये कह रहा है कि वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % रहा, और राजस्व घाटे में क्या रहता है कि राजस्व वह जो कर रहे हो वो माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, इसलिए ये कम % रहेगा, है ना। एक आइडिया रहता है ना उससे हमें कि अगर एक याद है तो दूसरे में हम लगा सकते हैं। तो 2% इसका आपका जाएगा, ठीक है ना। तो 2.6% राजस्व घाटा रहा सकल घरेलू उत्पाद का। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % रहा बताइए? प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % रहा था? अब आप कहोगे राजस्व घाटा, PD क्या होता है? ये प्राथमिक घाटा होता है, प्राइमरी डेफिसिट। तो PD होता है FD माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब भाई तुम लोन वगैरह भी लेते हो यार, और लोन वगैरह लेते हो तो उन पे उधारियाँ भी उन पे ब्याज भी दोगे, और ब्याज में बहुत सारा चला जाता है पैसा, फिर वो भी हमको डेफिसिट के रूप में दिखाई दे रहा होता है ना। तो PD बराबर FD माइनस IP, तो ये थोड़ा कम रहता है। तो प्राथमिक घाटा अगर देखोगे तो ये 2% निकलेगा, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर क्रम से संग्रहित किया जाता है बताओ? मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, है कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स शामिल होते हैं। GST बताना, GST इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है? तो पूछ लेता है ये क्वेश्चन। 55% और 45%, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स से कितना आ रहा है? 55%, और इनडायरेक्ट टैक्स से कितना आ रहा है? 45%, ठीक है। तो ये है 55% और 45%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना % हो गई? अब जो खा पी रहे हो आपको मालूम ही होगा सब्जी कितनी महंगी हो गई है, तेल वगैरह कितना महंगा होगा, मसाला जो लेके आ रहे हो पहले कितने में आता था और अब कितने में आ रहा है, दूध पे महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो ये महंगाई दर ही पूछ रहा है कि महंगाई दर बढ़कर कितना % हो गई है। तो ये 7.5% आपकी महंगाई दर 2024 में हो गई। जो खर्चा 100 रुपये में चल जाता था वो 107.5 में चलेगा, मतलब ये है इसका। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में, ठीक है ना, भारत की हिस्सेदारी कितने % थी? जैसे आपने ऊपर पढ़ा था वैश्विक सेवा निर्यात में कितनी हिस्सेदारी थी आपकी? तो वैश्विक सेवा निर्यात में आपने पढ़ लिया था कि 4.3% सेवा हिस्सेदारी है आपकी पूरे वर्ल्ड में। अब वैसे ही वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, सेवा में तो बहुत हुआ, वस्तु निर्यात में 1.8% हो, ठीक है। चलो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अमृतकाल की विकास रणनीति
के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया है ये बताना है आपको। तो आप देखोगे कि इकोनॉमिक सर्वे में निजी निवेश के बारे में है कि निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, एमएसएमई का विस्तार किया जाए, विकास इंजन के रूप में कृषि का ध्यान रखा जाए, हरित संक्रमण का वित्त पोषण किया जाए, क्योंकि ट्रांजिशन तो हो रहा है ना एनर्जी का, परंपरागत ईंधन से हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, तो हरित संक्रमण का वित्त पोषण, शिक्षा रोजगार के अंतर को पाटना, राज्यों की क्षमता का निर्माण करना, सभी पे चर्चा की गई है। इसका उल्लेख आपको मिलेगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चन हो सकते थे ठीक वो 50 क्वेश्चन यहाँ उठा लिए गए, है ना, और लगभग इसमें कवर हो जाएगा कम्प्लीटली। ऐसा नहीं लगेगा तुमको कि कुछ छूट रहा है। बाकी पढ़ लो, क्योंकि थियोरेटिकल और पढ़ने में मज़ा आता है, बट इन क्वेश्चनों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किन किन पॉइंटों पर आपको ध्यान देना होता है, कौन सी योजना चर्चा में रही, उन पर और डिटेल में जा करके पढ़ सकते हो थोड़ा सा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि बजट भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए, अलग से क्या ही बनाया जाए, क्यों कि अलग से बना दिया जाए उसको, इसी में देख लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। चलिए फिर कर लेते हैं शुरुआत। तो शुरुआत है आपका 15 प्रैक्टिस सेट पेपर, और ये सबसे लास्ट है। और ये किससे संबंधित है? केंद्रीय बजट से। किससे संबंधित है? ये है बजट से। बहुत चर्चा रहती है ना, बजट बजट बजट, बताओ किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिला, कौन परेशान हुआ, कितना बजट, टैक्स किस पर टैक्स बढ़ाया गया, क्या करा गया। चलिए कर लेते हैं शुरू अब फिर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? पहले तो डेट ही मालूम पड़ गई आपको, जैसे वहाँ पूछ लिया था इकोनॉमिक सर्वे में 22 जुलाई को पेश किया गया था, उसके एक दिन बाद ही बजट आ गया। तो 23 जुलाई 2024 को कौन करेगा? वित्त मंत्री करेंगे, निर्मला सीतारमण जी। अच्छा, इस बजट में विकसित भारत के लक्ष्य का रोड मैप जो तैयार किया गया, वो इसमें 4 जाति बताई गई कि हमारे देश में 4 जातियाँ हैं। वो 4 जातियाँ कौन कौन सी हैं? पहले तो 4 हैं, ये बता दो कि कितनी मुख्य जातियों पर बात करी थी। जैसे मोदी जी ने 4 जातियाँ बताई, राहुल गांधी अलग अपनी जातियाँ बता रहे हैं, पर हमारे तो बजट में किन जातियों को उल्लेख किया गया, हम उस पर चर्चा करेंगे। और वो 4 जाति कौन कौन सी बताई थी? गरीब हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और अन्नदाता हैं। अन्नदाता किसान लोग हैं। एक किसान जाति है, एक युवा जाति है, एक गरीब जाति है, एक महिला जाति है। बाकी जाति नहीं है भाई। पंडित बनिए, ठाकुर, बामन, हैं, गुप्ता, जातियां असली तो वही हैं। बोलने को तुम कुछ भी बोलते रहो। कार्ल मार्क्स भी कह के चले गए थे कि दुनिया में बस 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। पर भी प्रैक्टिकल होकर के देखो तो ग्राउंड पे हकीकत कुछ और है ना। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, ये 4 जातियों की बात करी थी। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024, केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं? तो कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं बजट में आपकी? तो बजट में 9 प्राथमिकताएं हमने रखी हैं। कितनी रखी है? 9 प्राथमिकताएं, ठीक है। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, कर दिया। इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था ये? तो इंडिविजुअली निर्मला सीतारमण जब से लगातार वित्त मंत्री बनी है, तब से वो 7वां बजट पेश किया था इन्होंने, ठीक है। तो 2024 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो ये किया गया आपका 48.21 लाख करोड़ रुपए का। कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? 48.21 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं बजट की अब और टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक था? हर बार जब भी बजट आता है तो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादातर अधिक ही रहता है। तो ये 3.18 लाख करोड़ रुपए अधिक था, ठीक है। अब जो 9 हमने बताए थे, जैसे यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, ये वाला, कि कितनी प्राथमिकता निर्धारित की गई थी? 9। अब ये 9 प्राथमिकता जो निर्धारित की गई थी इस वाले क्वेश्चन में यहाँ दे रखी हैं, है ना, कि कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है। तो ये 9 की 9 प्राथमिकता शामिल की गई हैं। कृषि में उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, निर्माण सेवाएं, शहरी विकास, सुरक्षा, अवसंरचना, नव प्रवर्तन, अनुसंधान, विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। ये सब आपको मिलेगा। ये 9 अध्याय यही हैं जो की पॉइंट रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में क्या अनुमान किया गया? बजट ने अनुमान ये किया है कि अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को नेचुरल खेती से जोड़ा जाएगा। तो 1 करोड़ किसानों का टारगेट रखा है कि 1 करोड़ किसानों को हम नेचुरल खेती से जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे। प्राकृतिक कृषि, बजट में बोला गया है कि प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? जैव आदान संसाधन केंद्र कितने स्थापित किए जाएंगे प्राकृतिक कृषि हेतु? क्योंकि 1 करोड़ तुम्हें लोगों तक पहुंचाना भी तो है, 1 करोड़ किसान आपको तैयार करने हैं। तो कितने किए जाएंगे? 10,000।
कितने? 10,000। ठीक है। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो देख लेते हैं। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिलहनों पर आत्मनिर्भरता। अब तुम इन सब चीज़ों का तेल भी बाहर से मंगा रहे हो और अपने यहाँ तुम कृषि प्रधान देश कहलाते हो, तो ये सब अपने यहाँ आत्मनिर्भर बन जाओ इनमें। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। और अभी आपने जल्दी में ही देखा होगा कि काफ़ी किस्मों का अनावरण किया गया था मोदी जी ने जब, है ना। तो अब ऐसे ही आती रहेंगी खेतीबाड़ी के लिए। तो 32 कृषि की और बागवानी फसलों की 109, ये बात है तो इम्पोर्टेंट है, ये डाटा याद रख लेना। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं ये। ठीक है। अच्छा, बजट में कृषि में उत्पादकता, किसमें? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराएगी? अच्छा, इन सब के लिए अगर आपको लोन वगैरह चाहिए होगा तो नाबार्ड के तहत आप जाओगे, नाबार्ड फाइनेंस करेगा इसका, है ना, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु। चलिए, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, क्या बोला? DPI, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। तो क्या है? इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा। कर लो भाई, किसानों को शामिल कर लो, उनकी ज़मीन को भी शामिल कर लो। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तैयार करनी है ना तुमको। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तो डिजिटल फसल सर्वेक्षण 400 जिलों में किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब किसान क्रेडिट कार्ड कब जारी किया गया था ये बताना आप। KCC, किसान क्रेडिट स्कीम तो जारी की गई थी, लॉन्च तो की गई थी, कब की गई थी बताना। इनमें से सभी ऑप्शन तो आ गया आपका कि चारों सही हैं। पर इसमें जो चर्चा की गई है बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में, जिन योजनाओं की, उन योजनाओं की डेट आपको पता नहीं चाहिए, किससे रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए। ओके। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने % भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? अभी ऊपर आप देख के आ चुके थे, है ना, इकोनॉमिक सर्वे में देखा था ना आपने, हर एक सेक्टर में बताया था। 45% प्लस कृषि क्षेत्र में बताए थे, 28 पॉइंट कुछ आपको जो है सेवा क्षेत्र में मिले थे। तो 45% कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की GDP में कृषि क्षेत्र का कितना % योगदान है? कृषि क्षेत्र का कितना % योगदान है? तो 18.1%। ये जितने भी आंकड़े आप यूज कर रहे हो ये बजट में अगर बोले गए हैं और इकोनॉमिक सर्वे के, आप जब मेंस के आंसर लिखोगे ना तो इनको इस्तेमाल करोगे आप। यही इस्तेमाल तो होते हैं कि कहाँ हमारी कृषि क्षेत्र का योगदान 18% है और उसमें जो आबादी है, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है लेबर वाली है, कितने श्रमिक काम कर रहे हैं उसमें कृषि क्षेत्र में, तो वो 45% कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खेत ही रोजगार दे पा रहा है, इसलिए वहाँ प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं कि पूरा परिवार लगा हुआ है, बस काम चल रहा है खाने पीने का। और रोजगार पूरे देश में और GDP में हिस्सा कितना कृषि क्षेत्र का? 18% है बस। ठीक है, इन सब आंकड़ों का इस्तेमाल आप जो है मेंस में बहुत अच्छे से करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है ना। रोजगार की बात तो करी गई थी, हाँ, जब 78 पॉइंट कुछ लाख रोजगार हर साल देने हैं। और फिर आपने 4 जातियाँ भी बताई हैं, गरीब, महिलाएं, अन्नदाता, युवा। अब युवा है तो युवा में बेरोजगारी है, अब बेरोजगारी के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन के लिए और स्किल ट्रेनिंग के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए कितने रुपए की बात करी गई है? तो 2 लाख करोड़ रुपए। कितना बजट का प्रावधान कितना कर दिया उसमें? 2 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है आपका। तो देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। हाँ जी, अगर देश के शिक्षण संस्थानों में अगर हायर एजुकेशन लेनी है तो 10 लाख रुपए तक की आपको ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिल जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। टारगेट रखा है भाई बजट में, 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में निपुण बनाया जाएगा। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके ठीक है। बजट दे रखे हैं तो बजट के विषय में निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? देखो, रोजगार पर केंद्रित है, कौशल पर केंद्रित है, MSME पे केंद्रित है, मध्यम वर्ग पर केंद्रित है। मध्यम वर्ग तो बैंड बजा देगा, इस पर तो केंद्रित रखो। तो आपके चारों ऑप्शन ठीक है कि रोजगार, MSME, कौशल, मध्यम वर्ग, इस पर केंद्रित रहेगा। अच्छा, पूर्वोदय योजना आ गई। एक आपने मिशन पूर्वोदय पहले पढ़ा होगा, स्टील उत्पादन से संबंधित है, ये है पूर्वोदय योजना। अब ये पूर्वोदय योजना की चर्चा आपको जो है बजट में मिलेगी। इम्पोर्टेंट है एकदम योजना, हालांकि इसके बारे में अभी डिटेल उपलब्ध है नहीं।
पूरी तरह से मतलब आई नहीं है, बजट में चर्चा की गई है, बस पता तो होना चाहिए ना किससे रिलेटेड है ना। तो यह किस राज्य को कवर करेगी, तो 5 राज्यों को कवर करेगी। इसमें 4 राज्यों के नाम आपको मिलेंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें है नहीं, तो 1 2 3 4 तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश की जगह एक और स्टेट इसमें शामिल किया गया, वो है उड़ीसा। अब उड़ीसा में तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी गई है, तो इसको शामिल कर करके एक प्रिविलेज फील नहीं कराएंगे तो कैसे काम चलेगा। बिहार आपका वो स्टेट है जिससे गवर्नमेंट एनडीए में शामिल है, ये इन पे ही टिकी पड़ी है गवर्नमेंट 2 स्टेट पे, बिहार और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और बिहार अपने साथ अपना बच्चा भी लेके चलाया, झारखंड को, इसी से टूट के बना था ना। तो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तो ये हो गया, वेस्ट बंगाल ममता दीदी वाला, और उड़ीसा खुद बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पहली बार बनी है वहाँ। तो वो 5 स्टेट रखे हैं पूर्वोदय योजना के तहत, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। केंद्रीय बजट 2024 में एनपीएस वात्सल्य, एक और इम्पोर्टेंट आ गया, क्योंकि एनपीएस पे तो बहुत चर्चा चलती रही है, पेंशन स्कीम जो है। अब ये एनपीएस वात्सल्य आ गया। वात्सल्य का मतलब प्यार से नहीं आ रहा कुछ, और प्यार बच्चों को हम ज़्यादा करते हैं, तो बच्चों के लिए 18 साल से छोटे बच्चों के लिए। फिर जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो फिर अपने आप ही वो नॉर्मल एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी योजना, ठीक है ना। और इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में डिटेल के साथ बाय पिक्टोग्राफिक फॉर्म में डाला हुआ है, ठीक है। तो एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताओ। तो ये बच्चों से संबंधित है, नाबालिगों से, 18 साल से छोटे बच्चों के लिए। तो एनपीएस वात्सल्य केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों, कितनी 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है। तो ये 4था चरण है पीएम ग्राम सड़क योजना का, ठीक है। चलिए, अब 2024 में 6ठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है हमारी, और ऊर्जा सुरक्षा में हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट करी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए। अब ये कह रहा है कि 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, तो 10 लाख घरों को की जाएगी। ऊपर आपने देखा था 1 करोड़ था वहाँ, तो 1 करोड़ परिवारों को दी जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा पहला। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, हाँ ये वाली बात सत्य थी, मुफ्त बिजली देने की बात तो करी थी हर महीने, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है, 1 करोड़ परिवार है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया। सोना, चांदी, प्लेटिनम, तीनों पे किया गया सीमा शुल्क। खरीद लो, खूब खरीद लो, सीमा शुल्क कम हो गया, सस्ता हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए कौन सा कथन इसमें से सत्य है। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटा करके 6% कर दिया। ऊपर तो आपको पूछ लिया गया कि सीमा शुल्क कितनी वस्तुओं पर कम किया गया, अब आंकड़ों पर आ जाइए, कितना घटा करके कम कर दिया, 6% कर दिया गया घटा करके। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटा करके 6.4% कर दिया गया। प्लेटिनम पर पहला भी सही, दूसरा भी सही। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया। अब जो सीमा शुल्क है इसका आंकड़े आपके सामने दे रखे हैं कि 15%, 6.4% और 6%, और तीनों सही दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय बजट 2023-24-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ स्थापित की जाएंगी। किसकी? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ स्थापित की जाएंगी भारत के किस क्षेत्र में। उत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। बताइए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहाँ की जाएंगी? पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट की 100 शाखाएँ। अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, फिर एक और योजना आ गई, फिर एक और योजना से राब्ता आपका होना चाहिए कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? तो इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे। अच्छा है ये क्वेश्चन काफ़ी, और देख लेना इसको सही से जा करके, है ना। तो 63,000 गाँव शामिल होंगे इसमें। केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्री और मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूद 10 लाख से बढ़ा करके कितना करेगा? 20 लाख। अब ये तो एक क्वेश्चन आपने देख लिया, लेकिन आपको मुद्रा योजना के बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुद्रा योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा योजना कब आई थी। तो मुद्रा योजना आपकी 8 अप्रैल 2015 में आई थी। कब आई थी? 8 अप्रैल। और ये क्वेश्चन में आपको पहले भी देखा होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा होगा आपने, 8 अप्रैल 2015 में ये योजना आई थी। अब इसमें 3 श्रेणियाँ होती हैं, है ना। शिशु रहता है, किशोर रहता है, तरुण रहता है।
तो शिशु में पहले ये योजना थी 50,000 तक की आप लोन ले सकते हो, है ना। जैसे ही किशोर में पूछोगे तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो आप। और तरुण में क्या था, 10 लाख तक की लोन, है ना। 5 लाख से ऊपर भी आप लोगे तो 10 लाख तक लोन ले सकते हो। अब इस बजट में प्रावधान ये कर दिया गया कि 10 जो तरुण वाली श्रेणी थी, उस तरुण वाली श्रेणी में अब तुम 10 लाख से नहीं 20 लाख भी लोन ले सकते हो। कितना ले सकते हो, 20 लाख लोन। तो मुद्रा योजना में ये चेंज किया गया, तो उसकी लॉन्च डेट आपको पता रहनी चाहिए, है ना। चलिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो एंजल टैक्स। अब ये इकोनॉमी में क्वेश्चन जब करंट में बना था तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड है एंजल टैक्स आपका, तो एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है अब, है ना। केंद्रीय बजट 2024 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना परसेंट कर दी गई है? 35%। कॉर्पोरेट टैक्स की जो रेट है वो कम कर दिया गया है बजट में। हमारे जो फॉरेन कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ या तो किसी कंपनी में साझेदारी करती हैं या खुद की कंपनी की ब्रांच खोल रखी है, तो उन पर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो घटा दिया है, 35% कर दिया आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दी। बात तो सही है, 75,000 कर दी। और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर जो मानक कटौती थी वो 15,000 से बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई? 25,000 रुपये। तो दोनों कथन आपके सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कौन सी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो 2024-25 के जो बजट है उसमें कितना प्रावधान किया गया? वो किया गया आपका 73,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए कि ये डेट कब लॉन्च हुआ था। तो ये आप देखोगे कि ये 23 सितंबर में आई थी और सन था आपका 2018, ठीक है ना। केंद्र बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है कि 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत कर देंगे। तो उसके लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया 21,336 करोड़, ठीक है। इतने करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, जिसको आप मनरेगा बोलते हो, 100 दिन की काम की गारंटी, है ना। उसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? बताओ कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? आंसर क्या होगा आपका? तो 86,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। वैसे गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है सब में करप्शन रहता है, इसमें भी रहता है। प्रधान लोग जो होते हैं ना, अपने फैमिली के हर किसी का कार्ड बना के रख लेते हैं। कोई काम धंधा नहीं कर रहा है या बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मज़े से, हैं, और उनका पैसा खूब आ रहा है, खातों में आ जाता है। तो गवर्नमेंट की तो ज़्यादातर योजनाओं का ऐसे ही मिसयूज होता है। तभी तो मूल्यांकन और समीक्षा बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो मनरेगा के लिए कितना करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है? 86,000 करोड़ रुपए का। अगर मैं इसकी डेट पूछूं तो कब आया था? ये नरेगा नाम से आता था, महात्मा गांधी नाम बाद में जोड़ दिया गया। तो ये जो लॉन्च हुई थी उस समय काफ़ी सफल योजना भी रही है, 2 फरवरी को 2006 में, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अच्छा PM किसान सम्मान निधि योजना आ गई। ये वित्त वर्ष 2024 में इसके लिए भी बजट प्रावधान किया गया। तो कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया इसमें? 60,000 करोड़ रुपए का। देख लो, सवाल देखो पूछता ही है ना, आंकड़े आते ही हैं तो याद कर लो। अब अच्छा, PM किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च कब किया गया था? तो ये किया गया था 24 फरवरी 2019 को। कब किया गया था इसको? 24 फरवरी 2019 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024 में अमृत मिशन के लिए, कौन सा मिशन? अमृत मिशन, कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो वो किया गया है आपका 8,000 करोड़ रुपए। PM किसान के लिए 60,000 करोड़, अमृत मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए। अमृत मिशन की जो डेट है, लॉन्च डेट 25 जून 2015 है। कितना? 25 जून 2015, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ प्रमुख ये दे रखे हैं सेक्टर, और उसमें बजट में जो रुपए एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है वो कितना है? रक्षा में दिया गया है 45,400, वो 45,4773। ग्रामीण विकास के लिए कितना पैसा दिया गया है? ये देखो करोड़ में दे रखा है आंकड़ा, सब सेट है। कृषि और संबंधित कार्यक्रम, शिक्षा, चारों ही जो है ठीक है, मतलब मिलान सही दे रखा है, तो PQRS मिल जाएगा। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। PCS और ROE में तो आंकड़ों से बहुत खेलता है और थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो जाती है, और क्वेश्चन भी काफ़ी मिल जाते हैं, कभी कभी तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन दे देता है। चलिए नेक्स्ट, और बजट दे रखा है
यही कि कौन सी स्कीम के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है ना। तो अनुसंधान और विकास योजना के लिए किया गया 1200 करोड़ रुपए। कितना? 1200 करोड़ रुपए, ठीक है। और नाभिकीय ऊर्जा के लिए किया गया 2228 करोड़ रुपए। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए कितना किया गया? 2228 करोड़ रुपए। आगे बताइए, तीसरी है सेमीकंडक्टर विकास डिस्प्ले के लिए कितना किया गया है? इसके लिए किया गया है आपका 6,903 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए सबसे ज़्यादा इधर ऑप्शन में देखोगे तो 10,000 करोड़ रुपए सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए सीधा सीधा है। 1200 करोड़ आपके रिसर्च और डेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए है। तो आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए कि आपका ऑप्शन क्या होगा। तो SRQP कहाँ पर है? तो SRQP आपका इधर है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितना अनुमानित है? अब रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, तो वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो अब बताओ राजस्व प्राप्तियों में कौन कौन शामिल होता है, किस किस से तुम्हारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। वो आपको इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी पता रहनी चाहिए, बट कितना अनुमानित है हमें तो ये देख लेना है। तो ये आंकड़ा है आपका, ये 31,29,200 करोड़ रुपए। कितना? 31,29,200 करोड़ रुपए, ठीक है। अच्छा, राजस्व प्राप्तियाँ देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ कितने अनुमानित हैं। इसका मतलब राजस्व प्राप्तियाँ ज़्यादा हो रही हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ कम हो रही हैं। पूंजीगत प्राप्तियाँ हो रही हैं 16,91,312 करोड़ रुपए, और वो राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हो रही हैं? 31,29,200 करोड़ रुपए। लगभग डबल है राजस्व प्राप्तियाँ आपकी, पूंजीगत प्राप्तियाँ कम है, ठीक है। अब दोनों को मिला करके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका बजट पास हुआ था वो कितने का हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा। कौन सा क्वेश्चन है? राजकोषीय घाटा का क्वेश्चन। तो राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया वो कितना लगाया गया? वो है ये 16,13,312 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटे का आपने अनुमान लगाया है। और हमने बताया था कि फिस्कल डेफिसिट कितना होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, तब आपको फिस्कल डेफिसिट मालूम पड़ेगा। वो भी मार्केट बोरिंग उसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो इतने करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान PD आ गया। और PD हम कैसे निकालते हैं? FD माइनस IP, इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। तो कुल प्राथमिक घाटे का अनुमान कितने करोड़ रुपए लगाया गया है? तो ये है आपका, ठीक है ना, 4,50,372 करोड़ रुपए ये PD लगाया गया है। उसका परसेंटेज के रूप में आप निकाल सकते हो, और परसेंटेज के रूप में दे रखा था पीछे, हम क्वेश्चन कर चुके हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, तो कुल रेवेन्यू डेफिसिट का अनुमान कितना लगाया गया ये बताइए आपको। तो ये आपका है ये 58,02,20 5,80,201 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो ये राजस्व घाटा है आपका। अब आंकड़े देख रहे हो, आंकड़े याद करते करते पगला जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लो। आंकड़ों से तो खेल जाता है ये कभी कभी क्या खेलता है ये, PCS वगैरह और वगैरह आंकड़ों के साथ खेलता है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? कुल प्रभावी, तो मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट चाहिए आपको। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जब निकलती है, जब रेवेन्यू डेफिसिट से आप ग्रांट को बाहर कर देते हो, ग्रांट जो अनुदान मिलता है वो अगर बाहर कर दो तो आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पता चलता है, ठीक है। तो वो कितना है इसका आंसर? तो इसका आंसर जाएगा आपका 18,09,423 करोड़ रुपये के 1,89,423 करोड़ रुपये ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कुल राजस्व घाटा पूछ लिया है ना, जैसे इफेक्टिव राजस्व घाटा पूछा था उधर। अब कुल राजस्व घाटा कितना अनुमानित किया गया? अनुमानित है, अनुमान लगाया कि कितना हो सकता है। तो ये है 37,09,401 करोड़ रुपये, इतना अनुमानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय कि कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है। ये तो याद करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, तो एक है। तो 11,11,111 करोड़ रुपये, 11,11,111 करोड़ रुपये अनुमानित है बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कि इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। राजकोषीय घाटा GDP का 4.9% अनुमानित किया गया है। अब ये जो
यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं वो परसेंटेज में चेंज कर दिए, पीछे आप पूरा डिजिट पढ़ के आ रहे थे। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% है, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% है, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% है, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% है। ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही भी रखे हैं। नेक्स्ट, बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है। अच्छा, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए तो स्पेशली ट्रीटमेंट मिला ही था, बाकी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपोज किया था कि इनकी बैसाखी पर अगर आपकी गवर्नमेंट चल रही है तो आपने इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। तो ह्यूमन टेंडेंसी देना पड़ता है, क्या करें। ठीक है ना। तो बिहार के लिए जो धनराशि जारी की गई थी वो की गई थी आपकी, पहला ऑप्शन आपका सही है। 5 लाख इतना ही है कि 59,000 है, 59,409 करोड़ रुपए। ठीक है। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताइए आप। बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेस वे व पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। नेक्स्ट, बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। आंसर आपको बताना है, तो दोनों ही सही हैं। 3 सड़क एक्सप्रेस वे और पुल परियोजनाओं के लिए तो 26,000 करोड़ रुपए, और बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कितना? 3 नए कॉरिडोर का निर्माण बिहार में किया जाएगा। इनमें से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? 4 दे रखे हैं, 3 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा बिहार में, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, बस ये बताना है हमको। तो कोसी मैची लिंक कॉरिडोर ये शामिल नहीं है। उन तीनों में जो शामिल है वो ये तीनों शामिल है, इनके नाम आपको पता रहने चाहिए। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, ये तीनों ही आपके ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। अब बिहार से संबंधित ये आगे 3-4 क्वेश्चन लगातार और अच्छे क्वेश्चन है ना। पीर 35 में बिजली पावर प्लांट बनेगा। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट होंगी। ठीक है ना। ये तीनों ऑप्शन, चारों कहो तो चारों ऑप्शन सही है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। अच्छा क्वेश्चन ये, औद्योगिक अमृतसर और कोलकाता औद्योगिक केंद्र का जो मुख्यालय होगा गया में बनेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। अब ये ऊपर ही आप पढ़े थे, विष्णुपद महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, तो वो यहाँ दे दिया। चारों ऑप्शन आपके सत्य हैं। इस तरीके से बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन हमने 100 क्वेश्चनों में लगभग कवर कर दिया है। बाकी पढ़ लो, पढ़ना है तो, बट इन क्वेश्चनों से बाहर तो नहीं जाएगा कुछ भी, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाने हैं। ठीक है ना। चलिए, 1 घंटे से ऊपर हो गया हमारा टाइम पीरियड। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे। आज है सैटरडे और कल है संडे, तो पढ़ लो यार, लेटे लेटे क्या दिक्कत है। बाकी तो पढ़ाई कर ही रहे हो, रिवीजन ही चल रहा है। अब तो लास्ट टाइम पे रिवीजन ही होता है, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और कुछ जब कमेंट करते हो कि यार ये नहीं छूट रहा, ये छूट रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो सबके साथ ऐसा ही होता है। सब पढ़ लिया उसके बाद भी लगता है यार कुछ नहीं पढ़ा, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। अब 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन थोड़ी लगाने हैं, 100 क्वेश्चन लग जाएँ बस बहुत है। क्यों 50 क्वेश्चन ना भी लें, 100 क्वेश्चन लग जाएँ, सही लग जाएँ वो भी। ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय बाय।